गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज अध्ययन करेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी क्या होता है और इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी क्या होता है? तो बायोलॉजी वे सारी चीज़ें जिसमें जीवन है, वे सारी चीज़ें जिसमें जीवन है, जीव विज्ञान कहते हैं। वे सारी चीज़ें जिसमें जीवन है और उन जिस साइंस के जिस पार्ट में उसका अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहते हैं। पहले समय में जंतु विज्ञान, पहले समय में जीव विज्ञान का केवल एक ही पार्ट होता था, जंतु विज्ञान। हम लोग केवल जंतुओं के बारे में ही जानते थे कि जंतुओं में जीवन होता है। लेकिन धीरे धीरे बहुत समय बाद धीरे धीरे एक मशीन की खोज हुई जिसका नाम था क्रिस्कोग्राफ मशीन, जिसको जगदीश चंद्र बसु ने खोजा था। तो उन्होंने उस मशीन के द्वारा पेड़ पौधों में जीवन का पता लगाया। तब बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तब बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। ऐसे ही नहीं, बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया कि पौधों के अंदर जान है तो हमने बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऐसा कुछ नहीं। जब हमने पेड़ पौधों के बारे में जाना कि हाँ इसके अंदर भी जान होती है, तो बहुत से वैज्ञानिकों ने इसके अंदर की बहुत सारी खूबियों को वैज्ञानिक तरीके से निकाला, जिसके बाद हमको बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जीव विज्ञान है, जो बायोलॉजी है, उसमें केवल एक ही था कि जंतु विज्ञान था और जंतु ही विज्ञान था। बट जब जंतु विज्ञान को और पेड़ पौधों को में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो असमान थी, तो उनको अलग रखने की ज़रूरत थी। तो उनको अलग रखने के लिए उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। चलिए आज हम जानते हैं बायोलॉजी। तो इसमें क्या हुआ कि बायोलॉजी को उसके बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला क्या था? तो जूलॉजी। एंड दूसरा क्या था? तो दूसरा बताइए। पहला है जूलॉजी, बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जूलॉजी। एंड दूसरा आ गया बॉटनी। ठीक है, दूसरा क्या आ गया? बॉटनी। जो जूलॉजी है, जूलॉजी में किसकी एनालिसिस किया जाता है? तो अध्ययन किसका किया जाता है? एनालिसिस ऑफ एनिमल्स की क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। जबकि वही बॉटनी में एनालिसिस ऑफ प्लांट्स की अध्ययन किया जाता है, प्लांट्स। तो इसमें पौधों के बारे में जानकारी मिलती है और इसमें एनिमल्स के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। जब सबसे पहले बायोलॉजी की खोज हुई थी, जब सबसे पहले बायोलॉजी के जनक किसे माना जाएगा? तो अरस्तु को। तो जब उस समय बायोलॉजी के पार्ट्स एक ही होता था, कौन सा? तो जूलॉजी होता था। बट बहुत समय बाद ना बॉटनी आया। तो बायोलॉजी के जब पिता हमने अरस्तु को माना, तो उस समय ही जूलॉजी की खोज हो गई थी। हमने बताया ना कि जंतु विज्ञान उसी समय होता, तो मानने को जंतु विज्ञान तो उसी समय मिला था। बट जंतु विज्ञान तब अरस्तु ही होंगे इसके भी फादर। इसको कौन माना जाएगा? किसको माना जाएगा? तो अरस्तु को। बट ये जो बॉटनी है, इस बॉटनी तो बाद में ना आया, तो बॉटनी को हम थियोफ्रेस्टस मानेंगे। बॉटनी को किसको मानेंगे? थियोफ्रेस्टस। इसके जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। बॉटनी के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये जानकारी चाहिए कि ये जो जीवन है, ये कैसे जीवन बना। मतलब जैसे जानवरों के अंदर जीवन है तो कैसे बना? तो हमें सबसे पहले चाहिए कि ये जो बॉडी का निर्माण हुआ है, किस बेसिस पे हुआ है, कैसे हुआ है। तो जब जो वैज्ञानिक थे, जब अध्ययन किए तो पाए कि जो हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है, ठीक है, जो हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है वो एक छोटी इकाई से हुआ है, एक स्मॉल इकाई से हुआ है, स्मॉल यूनिट से हुआ है, जिसे हम लोग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं।
सेल। हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। हिंदी में इसको कोशिका बोलते हैं। ठीक है, तो हमको पता चला सेल जो हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। हिंदी में इसको कोशिका बोलते हैं, बट इसका बायोलॉजिकल नाम होता है, इसका बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो। अब बताओ, इसका बायोलॉजिकल नाम साइटो है। जब हम इस सेल का अध्ययन करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा? तो साइटोलॉजी हो जाएगा। तो सेल के अध्ययन को हम लोग बोलेंगे, सेल के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी बोलेंगे, साइटोलॉजी। एनालिसिस ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। जैसे हमने बायो जीवन के बारे में जब हम अध्ययन किया तो उसे जीव विज्ञान बोल दिया, हिंदी में उसे हमने क्या बोला? जीव विज्ञान। उसी तरह जब हमने एनिमल्स के बारे में जू एनिमल्स, तो एनिमल्स के बारे में हमने अध्ययन किया तो उसे जूलॉजी बोल दिया, वही बॉटनी। ठीक है, तो ये क्या है? अब सेल्स क्या है? सेल क्या है? तो सेल है यूनिट, मतलब ना हिंदी में लिख दे रहे हैं, सेल जो है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई है, शरीर की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, शरीर की सबसे छोटी इकाई है। क्यों हमने इसे इकाई माना? एक क्वेश्चन उठेगा, क्यों हमने सेल को ही सबसे छोटी इकाई माना? बात तो सही है, हमने इसी सेल को ही हमने पूरी बॉडी का एक इकाई यूनिट क्यों माना? तो बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि सेल जो होता है, ये जो सेल होता है अपना लगभग हर काम कर लेता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। ठीक है, ये अपना हर काम लगभग कर लेता है, स्वयं कर लेता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। तो हमने मान लिया कि, तो हमने ये माना कि जो सेल है, इन छोटे छोटे सेलों से हमारी पूरी बॉडी का निर्माण हुआ है। अब आगे चलते हैं। अभी जो सेल है, अब देखते हैं सेल का प्रॉपर्टी। सेल, ठीक, इस सेल की खोज जो हुई वो 1665 में रॉबर्ट हुक, एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक। क्या थे? एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1665 में सेल की खोज कर दिया। ठीक है, सेल मतलब कोशिका की खोज इन्होंने कर दिया। लेकिन जब ये खोजे ना, तो जब ये खोजे थे तो इमोरल कोशिका की खोज कर दिए थे। ना समझ में आया? थारे को ना समझ में आया? मन ने बोला है कि जब ये खोज किया था, जो साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक, ठीक है, तो इन्होंने ना कोशिका की खोज तो की, बट इमोरल कोशिका की खोज कर दिए थे। तब एक 1674 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहाक, यो साइंटिस्ट थे, यो इधर उधर कर ही रहे थे। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने 1674 ईस्वी में ये भी सेल की खोज की है, बट ये जीवित कोशिका की खोज कर दी, जीवित सेल की, मतलब जिसमें जान था उस समय, जीवित कोशिका थी ये। तो इन्होंने जीवित कोशिका की खोज कर दी। ठीक है, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की, बट खोजा सबसे पहले कौन था? सबसे पहले खोजा कौन था? तो ये रॉबर्ट हुक ने खोजा था भाई, ये रॉबर्ट हुक ने खोजा था। तो सबसे पहले सेल की खोज रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में खोज दिया था। ठीक है, तो कोशिका के जनक
कोशिका की खोजकर्ता किसे मानेंगे? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक को, बट इमोरल कोशिका को सबसे पहले अगर पूछेगा कि सबसे पहले कोशिका खोज किसने की, तो जवाब में कौन मारेंगे आप? रॉबर्ट हुक। बट जब ये पूछेगा सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनी वान लीवेनहॉक। ओके, अब आ जाता है कि जो सेल है, सेल हमने बोला कि सेल से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो कैसे होता है? जैसे हमारे पास, मान लीजिए कि हमारे पास ईंट है, ठीक है, इस सेल को हम डिनोट कर रहे हैं ईंट से, माना हम इस सेल को डिनोट कर रहे हैं ईंट से। जब हम ईंट को आपस में जोड़ेंगे, ईंट को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो एक दीवार बनेगी। बनेगी कि नहीं? बनेगी ना। इसी तरह जब हम सेल को, बहुत सारे सेल को आपस में जोड़ेंगे तो एक टिश्यू का निर्माण करेगा। किसका? टिश्यू, जिसे हिंदी में ऊतक बोलते हैं, ऊतक। ठीक है, सेल का निर्माण, सेल जब आपस में इकट्ठा होंगे, आपस में जुड़ेंगे तो एक टिश्यू का निर्माण करेगा। बट एक बात बताइए, ईंट जो है, हमने एक ऐसा ईंट ले लिया, एक ऐसा ईंट ले लिया, एक ऐसा ईंट ले लिया और एक ऐसी ईंट ले लिया, ठीक है, तो क्या हम इससे दीवार बना पाएंगे? हमको ईंट चाहिए एक समान, एक आकार के, एक समान गुण रखने वाले और एक आकार के हमको ईंट चाहिए दीवार बनाने के लिए। वैसे ही जब हम सेल से जब टिश्यू बनता है, ऊतक बनता है, ऊतक कई प्रकार के होते हैं। तो जो हर प्रकार के ऊतक के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं, अलग अलग सेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है। तो एक ही प्रकार के सेल जब आपस में मिलते हैं तो टिश्यू का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब एक टिश्यू, एक ही प्रकार की टिश्यू, ये नहीं कि एक अलग टिश्यू एक दूसरा अलग टिश्यू, ऐसा कुछ नहीं, एक ही प्रकार के टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो अंग का निर्माण करते हैं। अंग बोले तो अब अभी बस समझा रहे हैं। अब ऐसे ही दीवार है, जब कई दीवारें आपस में मिलती हैं तो किसका निर्माण होता है? तो रूम का निर्माण होता है, रूम, कमरा। ठीक है, रूम, कमरा का निर्माण होता है। तो सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, टिश्यू से अंग का निर्माण हुआ। ऐसे ही ईंट से दीवार का निर्माण हुआ, दीवार से रूम का निर्माण हुआ। अब एक बात बताइए, अंग तो हमारी पूरी बॉडी में अलग अलग अंग है, नाक है, कान है, सर है, दांत है, जबड़ा है, टुड्डी है, छाती है, फेफड़ा है, हार्ट है, बाँह है, पंजा है, ये सब अलग अलग अंग है। तो इन सब अलग अलग अंग देखो, और अलग अलग अंग के अलग अलग फंक्शन है भैया। हमारा नाक का काम है सूंघना, कान का काम है सुनना, आँख का काम है देखना, जीवा का काम है स्वाद लेना। तो अलग अलग अंग का अलग अलग फंक्शन होगा। तो ये बताइए, जब हमने सेल, एक ही प्रकार के सेल को जब बनाया तो टिश्यू बना, टिश्यू बना तो अंग बना, तो ये एगो अलग अंग बनेगा। फिर दूसरे प्रकार के सेल्स आपस में जुड़ के फिर दूसरे प्रकार के टिश्यू निर्माण करेंगे, फिर दूसरे से दूसरा अंग बन जाएगा। ऐसे ही जब अंग आपस में, मतलब जैसे नाक हो गया, कान हो गया, ये जितने भी अंग हैं हमारे, बाएं, इस सब को एक साथ जोड़ दिया जाए, बट एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? पूरी बॉडी का निर्माण हो जाएगा। तो अंग आपस में मिलते हैं तो बॉडी का निर्माण होता है। बॉडी बोले तो शरीर। ठीक है, ऐसे ही रूम आपस में मिलते हैं तो एक घर का निर्माण होता है। बट भैया ये बताइए कि हम अपना एक कान, नाक, माथा और नाक, कान नीचे लगा दें, मुंडी काट के नीचे लगा दें, ऐसा होगा? तो हम पूरी बॉडी कहेंगे इसको? नहीं कहेंगे। इसका एक सही क्रम में, जब अंग आपस में एक सही क्रम में जुड़ेंगे तभी हमारी बॉडी का निर्माण होगा, हमारे शरीर का निर्माण होगा। समझ आया? वैसे ही जब रूम एक सही क्रम में जुड़ेंगे तभी उसको घर बोलेंगे।
ये नहीं कि किसी भी तरह रूम को जोड़ दिए, हमने लिंटर ला दिया, घर हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सेल्स पे, मतलब सेल्स ओवरऑल बड़ा और छोटा देख लेते हैं, फिर मानव में सबसे बड़ा और छोटा देख लेते हैं, ठीक है। सेल की कैटेगरी देख लेते हैं। सेल, तो सेल ओवरऑल मतलब पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा सेल्स किस में पाया जाता है? तो ओवरऑल में सबसे बड़ा ओवरऑल में मतलब पूरी ब्रह्मांड पे, मतलब पूरी पृथ्वी पे सबसे बड़ा कौन होता है? तो सबसे बड़ा होता है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। शुतुरमुर्ग का अंडा देखे, शुतुरमुर्ग का अंडा नारियल देखे उतना बड़ा होता है, नारियल बराबर शुतुरमुर्ग का अंडा। तो उसमें क्या होता है, जो बीच में जैसे अंडा आपने फोड़ा, जैसे आपने अंडे को फोड़ा तो बीच में एक पीलापन वाला पार्ट होता है, उसी में देखना जब उसे फोड़ेंगे ना तो मतलब बगल वाले सब ऐसे पलट जाते हैं, ठीक है, बट बीच वाला ऐसे बैठा रहता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, उसको कलछुल डाल के या कुछ से चम्मच से हौड़ देते हैं, तब वो जाके फैलता है, ठीक है। तो वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी लंबी होती हैं, मतलब बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं। तो बड़ी होने की वजह से एक दूसरे में अजुरा जाती है। अजुराने का मतलब कि फंस जाती हैं। तो फंस जाती हैं तो एक जगह एक दूसरे में उलझ के बैठी रहती हैं। सबसे छोटी कोशिका बात किया जाए, सबसे छोटी ओवरऑल में बोल रहा हूँ तो ये माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, समझ। अब मानव में देख लिया जाए तो मानव में क्या है? तो मानव में सबसे बड़ी, मानव में सबसे बड़ी, छोटी एंड लंबी बात करते हैं। तो मानव में सबसे बड़ी कहाँ पाया जाता है भैया? तो मानव में दोनों आते हैं, पुरुष और महिला। ऐसा नहीं कि मानव में केवल पुरुष ही आता है, मानव में महिला और पुरुष दोनों आते हैं, ठीक है। तो महिलाओं का ओवम, ओवम जिसे हमने हिंदी में लिख दिया अंडाणु, ठीक है। और सबसे छोटी होती है स्पर्म, जो शुक्राणु, ये पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है। ये महिलाओं में पाया जाता है और स्पर्म शुक्राणु पुरुषों में पाया जाता है। और लंबी, ये जो है सबसे लंबी कोशिका 3 न्यूरॉन ब्रेन में पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाने वाली न्यूरॉन कोशिका होती है, सबसे लंबी पाई जाती है, ठीक है। तो ओवम अंडाणु जो है तो ये महिलाओं में पाया जाता है, जो हर एक महीने में मेंस्ट्रुएशन साइकिल द्वारा जब ये नष्ट हो जाती हैं, हर एक महीने में क्या होते जाते हैं तो नष्ट हो जाती हैं, तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल द्वारा बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। तो इनकी कोशिकाएं, मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो अंडाणु की है, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में ओवम बोलते हैं। स्पर्म शुक्राणु जो सबसे छोटी कोशिका है, ये होती है पुरुषों में। ये किस में होती है? पुरुषों में। ये होती है महिलाओं में, ठीक है। और ये ब्रेन में न्यूरॉन, जो लंबी कोशिकाएं हैं न्यूरॉन होती हैं। अब आते हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब सेल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर मतलब अपने को रिकवर करने की क्षमता उसके पास होती है। सेल्स के पास, हर एक सेल के पास रिकवर करने की क्षमता होती है। मतलब यदि सेल्स में टूट फूट हो जाती है तो वो स्वयं को अपने हिसाब से अपने जैसे फिर पुनः निर्माण करने की क्षमता होती है उसमें। किसमें? सेल्स में। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा, सबसे ज़्यादा रिकवरी जो सेल होती है किसकी होती है? सबसे ज़्यादा रिकवरी सेल जो रिकवर करने की क्षमता होती है वो किस सेल के पास होती है? तो जो यकृत है, यकृत के सेलों के पास, जो यकृत के सेलों के पास रिकवरी क्षमता,
रिकवरी कैपेसिटी तो रिकवरी कैपेसिटी किस सेल के पास होती है? तो लीवर में सबसे ज़्यादा रिकवरी की क्षमता होती है। मान लीजिए लीवर में कोई डिफेक्ट आ गया या कहीं कट पिट गया लीवर में, तो वो बहुत तेज़ से अपने आप को क्या कर लेता है? पुनर्निर्माण कर लेता है। यदि आपको कोई चाकू मारने आए तो कहना रुक, यहाँ मार। ये लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पाया जाता है, ठीक है। ये लीवर कहाँ आता है? तो राइट साइड में करना है, एकदम यहीं पे मार, यहीं पे, ठीक है। अब दिखा कर मरवाना है, कहाँ यहीं पे मार, नहीं दूसरी जगह तो फिर आप लोग का, ठीक है। ये मार और उसके बाद इसको पकड़ के ले जाना डॉक्टर के पास, कहना डॉक्टर साहब इसको निकाल दीजिए। आराम से पट्टी मारेगा, सही हो जाएगा 2 दिन में। बट अगर मारने वाला भी चलाक तो फिर क्या होगा? मारेगा ऐसी में हौड़ देगा, हो गया का सब यकृत लीवर सब बाहर फेंक देगा। तू सोच ले, तब नहीं रिकवर होगा। मारा आराम से, लेके चला गया डॉक्टर के पास, आराम से निकाल दिया, आराम से रिकवरी। और सबसे कम इसमें सबसे ज़्यादा होता है लीवर में, क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है, समझ गया? सबसे ज़्यादा किस में होता है? सबसे ज़्यादा तो लीवर में होता है। और सबसे कम पूछे, सबसे कम तो ब्रेन में जो न्यूरॉन को क्या